वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 6 का पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है बाल राम कथा, और बाल राम कथा का यह लेसन नंबर 4 है। और हमारे इस चैप्टर का शीर्षक है राम का वन गमन। राम का वन गमन इस लेसन का सेशन नंबर 1 है। इसके पहले भागों में या इसके पहले कथा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन राम का राज्याभिषेक करने के इस समारोह के बारे में जब मंथरा को पता चलता है। अब मंथरा कौन थी? रानी कैकेयी की दासी। तो वह क्या करती है? रानी कैकेयी को बहुत भड़काती है और कहती है कि यह तुम्हारे और भरत के विरुद्ध में राजा दशरथ का षड्यंत्र है। सबसे शुरुआत में तो रानी कैकेयी उसकी इस बात को अनुचित मानती है और राम के राज्याभिषेक से प्रसन्न हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मंथरा अपनी बातों से रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर देती है, तो धीरे धीरे वह उसकी बातों को सच मानने लगती है। और इस प्रकार मंथरा द्वारा रानी कैकेयी को 2 वरदान मांगने की मांग कहती है। और इस प्रकार रानी राजा दशरथ से 2 वरदान के रूप में संकल्प पूरा करने के लिए कहती है। तो पहला वरदान था कि राम का राज्याभिषेक के बजाय राज्याभिषेक भरत का किया जाए, और दूसरा वरदान के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। तो अपने इस 2 वरदान पूरा करने के लिए वह अपने बातों पर अड़ी रहती है। रानी कैकेयी को दशरथ के द्वारा बहुत समझाया जाता है, लेकिन वह अपने बात से बिल्कुल भी हिलती नहीं, अपनी बात पर अड़ी रहती है। अब आगे क्या होता है यह पढ़ेंगे हम राम का वनगमन इस पाठ में। हम पढ़ने जा रहे हैं राम का वनगमन यह पाठ। इस पाठ का सारांश संक्षिप्त में देखते हैं इस कथा का कि जब राजमहल में राम के राज्याभिषेक की उत्सव चालू है और उस उत्सव में सारे लोग शामिल होते हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, तो दूसरी तरफ कोप भवन में राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बीच के वार्तालाप के वजह से वो उन दोनों का बहस चालू है। और रानी की इस वरदान के रूप में जो संकल्प पूरा करने के लिए राजा से कहती है, तो उससे राजा मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाते हैं। और इस प्रकार दूसरे दिन जब लोग उस उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं, राम का दर्शन लेते हैं और राम को राजवस्त्र में पहने हुए राजा के रूप में देखते हैं, तो दूसरी तरफ अन्य महल में अर्थात कैकेयी के भवन में कोप भवन में राजा दशरथ और कैकेयी की अलग बातें देखकर उनका जो मंत्री है वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे कार्यक्रम का समय नजदीक आता है और फिर जब वो मंत्री राजा दशरथ को बुलाने के लिए जाते हैं, तब रानी के द्वारा राम को बुलाया जाता है। और जब राम वहां पर जाते हैं तो कैकेयी के द्वारा 2 वरदानों की मांग सुनकर वह अपने पिता और माता के आज्ञा मान लेते हैं और वह खुशी खुशी अपना राज्याभिषेक का त्याग कर भरत को राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुद 14 वर्ष के वनवास के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार इस कथा का सार है। अब कथा पढ़ते हैं विस्तार के साथ। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। तो कोप भवन में रानी कैकेयी और राजा दशरथ के बीच में क्या वार्तालाप हुई, इन सारी बातों से बाहर अन्य लोग अनपहचान थे, उनको उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थे। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे
कई कई अपनी जिद पर अड़ी हुई। तो देखो दूसरे दिन क्या होने वाला था, राम का राज्याभिषेक, और उसकी तैयारी में सारे लोग जुटे हुए थे, क्योंकि इतना बड़ा उत्साह राजमहल में मनाया जाने वाला था और उसकी तैयारी में सारे लोग लगे थे। एक तरफ कोप भवन में कई कई अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, मतलब रात भर सोई नहीं थी। दूसरी तरफ राजा भी रात भर उसे समझाते थे। कई कई अपनी जिद पर अड़ी हुई, राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, तो दूसरी तरफ नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। तो देखो कौन कौन उस तैयारी में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखो कैकेयी और राजा दशरथ कोप भवन में जगे हुए हैं, वह अन्य कारण से, लेकिन अन्य राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए अन्य लोग जो खुशियों के मारे रात को सो नहीं पाए। किन कारणों से सो नहीं पाए, देखते हैं कि नगरवासी भी रात भर सोए नहीं थे। क्यों? क्योंकि वह राम के राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। फिर गुरु वशिष्ठ के आंखों में भी नींद नहीं थी। गुरु वशिष्ठ भी कल की तैयारी को लेकर चिंतित थे, राज्याभिषेक के कार्यक्रम को लेकर चिंतित थे, इसलिए उनके आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक जो था, तो इस राम के उनके जो सारे जनता का प्रिय, सारे जनता का आदर्श राम का अभिषेक था, इसलिए सारे रात भर सब लोग जाग रहे थे। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई, हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। तो इस प्रकार दूसरा दिन आ गया, दिन चढ़ने लगा और चहल पहल बढ़ने लगी। अर्थात दूसरे दिन के सुबह सुबह सारे लोग जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था, उनके प्रिय राम का क्या होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था। और उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में सारे लोग राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। सुमंत्र महामंत्री था और वह कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए, दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। तो इस प्रकार सारे लोग उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब अब उस उत्सव को शुरुआत की जाए। कौन से उत्सव को? राम के राज्याभिषेक को। तो एक तरफ सारे लोग राजमहल में आना शुरू कर दिए थे, सब तैयारियां हो चुकी थी। तो दूसरी तरफ महामंत्री सुमंत्र कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे, अस्वाभाविक लग रहे थे। असहज का अर्थ होता है अस्वाभाविक। वो कुछ अस्वाभाविक लग रहे थे, मतलब चिंतित लग रहे थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के पास गए और फिर दोनों ने आपस में बातचीत की कि कल शाम से महाराज को किसी ने नहीं देखा। तो दरबार के अन्य लोगों का क्या मानना था कि राजा अपने पुत्र राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में, आयोजन में लगे हुए होंगे, इसलिए वह व्यस्त होंगे और इसीलिए वह किसी और अन्य लोगों को दिखाई नहीं दे। फिर महर्षि वशिष्ठ ने सुमंत्र को राजभवन में भेजा और राजा को बुलाने के लिए कहा। और इस प्रकार समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था और शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारी हो चुकी थी और अब राज्याभिषेक होने वाला ही था, लेकिन केवल महाराज का आना बाकी था। फिर इस प्रकार सुमंत्र जल्दी जल्दी राजभवन में जाकर महाराज को बुलाने के लिए पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं। तो जैसे ही वह महाराज को बुलाने के लिए राजमहल गए और उनको पता चला कि महाराज कैकेयी के साथ कोप भवन में हैं, तो कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके मन में एक अनजान डर, एक आशंका उनके मन में आने लगी। अंदर पहुंचे और उन्होंने क्या देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हुए हैं और ऐसे लग रहे कि वह बहुत बीमार है,
दिनहीन है। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा। तो अब जब महामंत्री राजा को बुलाने आए तो उन्होंने देखा कि महाराज बीमार और दिनहीन लग रहे और पलंग पर पड़े हुए हैं। तो अब जैसे ही महामंत्री ने राजा की यह अवस्था देखा तो वह असहज रह गए। उनके मन में बहुत सारी कल्पनाएं आने लगे। तो उसके मन को, सुमंत्र के मन को भापते हुए रानी कैकेयी ने कहा, उसके मन की बातें को जानते हुए कि अभी उसके मन में बहुत सारी चीजें आ रही है, तो यह जानते हुए कैकेयी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बातें करना चाहते हैं। तो वह सुमंत्र को समझाती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज रात्र भर राज्याभिषेक के उत्साह में तैयारी में लगे हुए थे, इसलिए उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। और इसलिए वह कहते, बाहर निकलने से पहले वह सुमंत्र से कहते हैं कि एक बार राजा चाहते हैं कि राजमहल में जाने से पहले वे एक बार राम से मिलना चाहते हैं। पलंग पर पड़े हैं बीमार दिनहीन सुमंत्र का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। इस पर कैकेयी कहती है, मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। अब कैकेयी महामंत्री सुमंत्र से कह रही है कि आप राम को बुलाकर लाइए। राम के साथ महाराजा या राजा दशरथ कुछ बातें करना चाहते हैं। यह बात कौन कर रहा है? कैकेयी कह रहे हैं सुमंत्र से। लेकिन जब तक राजा खुद यह बात अपने मुंह से नहीं कहते, सुमंत्र वहां से जाने वाले नहीं थे। इसलिए फिर राजा दशरथ ने ही खुद क्षीण स्वर में, मतलब बहुत धीमे आवाज में कहते हुए राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। तो उनके मन में बहुत सारी शंकाएं, कुशंकाएं आ रही थी, लेकिन कैकेयी रानी उनको टालती रही। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। अब राम का राज्याभिषेक होने वाला था और सारी प्रजा, सारी जनता इकट्ठा हुई थी। और राम जिस निवास में रहते थे, जिस कक्ष में रहते थे, उस राम के कक्ष में बहुत गर्दी भीड़ जम गई थी। और उनके साथ साथ लक्ष्मण भी वही थे। भवन को सजाया गया था। तो राम जिस भवन में, जिस कक्ष में थे, उस कक्ष को बहुत उत्साह के साथ सजावट की गई थी। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। जैसे ही महामंत्री सुमंत्र रानी कैकेयी के भवन से बाहर आ गए तो कोलाहल, मतलब आवाज जोर जोर से बढ़ने लगा कि क्या हुआ, अभी तक राजा आए क्यों नहीं। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। तो लोगों को क्या लगा, प्रजा को लगा कि अब महामंत्री सुमंत्र राजभवन से आ चुके हैं, तो उनके साथ साथ अब महाराजा भी आएंगे। और जैसे ही महाराजा दशरथ राजभवन में आ जाएंगे, राजमहल में आ जाएंगे, तो राज्याभिषेक का कार्य शुरू हो जाएगा। राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। तो इस प्रकार हमने यह जो पाठ पढ़ा है, अब उस पाठ में जो कठिन शब्द आए उसे सबसे पहले देखते हैं। कुछ कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। कोप, नाराजगी भरा गुस्सा। कोप भवन, कोप प्रकट करने के लिए बनाया गया भवन। उसके बाद घटनाक्रम, घटनाओं का सिलसिला। फिर जीत, हट, राज्याभिषेक, राजतिलक, शुभ, अच्छा, कल्याणकारी, असहज, अस्वाभाविक। आयोजन,
किसी काम के लिए पहले किए जाने वाला प्रबंध। व्यस्तता, काम से फुर्सत न होना, तत्काल उसी समय। अनजान, जिसकी जानकारी न हो। क्षीण, कमजोर, धीमी। कोलाहल, शोर। संकेत, इशारा। तो बच्चों, अब तक हमने इस भाग में पढ़ा कि सब लोग, सब प्रजा और अन्य लोग, मंत्री के, राजमहल के अन्य लोग राजा दशरथ के इंतजार में हैं और कब राम का राज्याभिषेक का कार्य आरंभ होगा, इस उत्साह के साथ सब राजा दशरथ के साथ साथ राम के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है कथा में, आगे क्या मोड़ आता है, ये देखेंगे इसके अगले भाग में।